प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक ओम प्रकाश प्रजापति आपके सामने पाठ 3 की रीढ़ की हड्डी ये लेसन आपका अभ्यास कार्य चल रहा है। इस अभ्यास कार्य में हमने 6 क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए, बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं और अगले क्वेश्चन 7, 8 और 9 आज समझाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, सुनेंगे और अपने कॉपी में अभ्यास पुस्तिका में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखें, हमारे फोटो के ठीक नीचे वाला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता बताइए। कि रीढ़ की हड्डी जो लेसन लिखा गया है इसकी सार्थकता, ये कितना सार्थक है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है और इस नाटक की मूल समस्या है वर का दिखना। ठीक है, हम अगले पेज को चलते हैं। वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न लड़का होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह 2 शिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ जैसी बातें करते। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे चू भी नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो पता है आपको, चू नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है कि ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी, जो कह रहे हैं वही सही है, जो गलत कह रहे हैं तभी वो सही मानता है। तो वह उसकी कायरता है, हालांकि वो कायर नहीं है लेकिन अपने पिताजी के सामने मजबूर है। उसकी कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के समान दिखाया गया है। यदि इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल एक शीर्षक कहा जा सकता है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठ को आतुर कर दे, है ना। यह शीर्षक वास्तव में जिज्ञासातुर करने वाला है, मैं जिज्ञासा से भरा हुआ है, हम जाने कि और इसमें क्या आगे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग अगला 7 क्वेश्चन देखे हैं, 8 वाला क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे। अभी 8 वाला क्वेश्चन देखें तो कथा वस्तु के आधार पर किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। माने अगर आप कथा देखते हैं, सुनते हैं इस लेसन की, तो आप किसको नायक मानते हैं, हीरो मानते हैं, मुख्य पात्र कौन है। तो अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा ही नायिका जैसे है, एकाकी की नायिका है। यदि एकाकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र कौन कौन है, तो गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप, यही 2 लोग हैं, आपस में बात करते हैं। गोपाल प्रसाद भाई अनपढ़ी या कम पढ़ी की लड़की चाहते हैं, लेकिन रामस्वरूप की अपनी मजबूरी है कि अच्छी बेटी को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के बाद भी वह मैट्रिक पास बता करके शादी करना चाहते हैं। ये बस इसी के आगे पीछे ये घूम रहे हैं, मैंने इन दोनों कहानी इन्हीं के आगे पीछे घूमती है और यही पात्र मेन है। देखने में तो यही है लेकिन वास्तव में उमा मुख्य पात्र है, परंतु वे एकांकी के मुख्य पात्र नहीं हैं। जो एकांकी को की पृष्ठभूमि बनाने वाले एक पात्र हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, एकांकी का नायक वही होता है जो सारी कथा में मूल होता है, मुख्य होता है, जो फल का भोक्ता होता है। जैसे शादी विवाह तय हो रहा है तो कौन है, उमा की शादी तय हो रही है, तो उमा इसमें मुख्य पात्र कही जाएगी। जो अपनी गति से एकाकी को मोड़ भी देता है और प्रभावित भी करता है, जब चाहे तब नहीं होता, गेंद उसके पाले में है, उस तरह से। रीढ़ की हड्डी के मूल 2 मुख्य पात्र हैं, शंकर और उमा। सारी कहानी इन्हीं के आसपास क्या होती है, इन्हीं के विवाह के आसपास क्या करती है, इर्द गिर्द गुद घूमती है। चाहे ये दोनों पात्र प्रत्यक्ष रूप से पूरा समय अपने मंच पर ना देते हो, किंतु चर्चा तो इन्हीं के आसपास घूमती है। उमा शंकर, उमा शंकर, यही चल रहा है। अब बात करने वाले रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद हैं। आगे बढ़ें।
कुल मिला के शंकर और उमा इस कहानी में मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, एकाकी घूमती है, अतः ये भी प्रमुख पात्र हो सकते हैं। ठीक है। पुरुष प्रधान समाज में दूल्हा यानी कि शंकर प्रमुख पात्र हो सकता था, किंतु अत्यंत दुर्बल है, ये चापलूस है, अपने माता पिता के कहने में रहता है। तो ये सही बात है, माता पिता के कहने में रहना चाहिए, लेकिन जहाँ अनर्गल हो, गलत हो, वहाँ पर अपनी बातें कहनी भी चाहिए। ठीक है। इसलिए उमा चमकते हुए सूरज की बात एकांकी अंधकार को क्या करती, कुछ ही समय में छिन्न भिन्न कर देती है तथा गोपाल प्रसाद और शंकर को उखाड़ कर रख देती है। वह थोड़े समय आकर भी पाठकों के चित्त पर अपना पूरा अस्थायी प्रभाव जमा देती है तथा एकाकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है उमा ही। इसलिए हम उसे प्रभावशाली प्रमुख पात्र कह सकते हैं। एकाकी का फल विवाह का न होना भी उसी पर पड़ता है, हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि उमा हर तरह से रीढ़ की हड्डी की प्रमुख पात्र है। गोपाल प्रसाद अपने दबदबे से प्रमुखता बनाए रखते हैं, किंतु वो खलनायक जैसे हैं, नायक जैसे नहीं है। उनकी खलनायकी उमा के आते ही फुर्र हो जाती है, गायब हो जाती है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि एकाकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद का चारित्रिक चित्रण कीजिए। तो हम लोग राम स्वरूप का देख लेंगे और गोपाल प्रसाद का कल से देखेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं राम स्वरूप का। तो राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं, लेकिन वो विवश हैं, जिसे अपनी बेटी के लिए सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यता के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए कि उसके व्यक्तित्व में कुछ पक्ष सबल भी हैं तो कुछ दुर्बल भी हैं। व्यक्तित्व की विशेषता उनकी निम्नलिखित ये है: प्रगतिशील होना, विवश पिता हैं, यही मेन बात है। प्रगतिशील इस मामले में है कि राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा देनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ तक पढ़ाते हैं कि एक ग्रेजुएशन यानी कि बीए तक पढ़ा देते हैं, और पढ़ाने का गर्व भी है उनको, और उनके व्यक्तित्व का उज्जवल गुण भी है ये उनका। लेकिन पिता एक विवश पिता हैं। विवश पिता क्या हैं? तो जब वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए बात करते हैं, अच्छे खानदान की बात करते हैं, तो अच्छे खानदान वालों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए, ताकि वो आसानी से कम पढ़ी लिखी बहू को अपने सामने आगे न बढ़ने दे, रोब जमाएं उस पर, उसको दबा के रखें, धमका के रखें, दबा के रखें, वो चाहते हैं। और ऐसे हैं गोपाल प्रसाद जी, है ना, जो अपनी बातों को रखते हैं। राम स्वरूप जी उनके दबे हुए हैं। राम स्वरूप को उनकी बातों का तिरस्कार करना चाहिए, लेकिन गोपाल प्रसाद की बातों में चलते चले जाते हैं, ढलते चले जाते हैं। इसके लिए राम स्वरूप जी को झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक है। मैंने क्या, बीए पास लड़की को मैट्रिक कहते हैं, है ना, ये सही नहीं है। गोपाल प्रसाद की इस तरह से उल जलूल बातों का समर्थन भी करते चले जाते हैं राम स्वरूप जी, इसलिए उनको एक विवश पिता भी कहा गया है। आज के लिए इतना ही। ये ध्यान रखेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, राइट डाउन करेंगे, और जितने लेसन्स हैं आपको पढ़ाए गए हैं उसको समय समय से दोहराते रहेंगे। ठीक है। जब तक कि आपका स्कूल खुलता नहीं है। ठीक है। यदि इस बात का ध्यान रखेंगे, घर पर पढ़ाई करेंगे, ठंडे में कोरोना में आप सुरक्षित रहेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो। बाय। चलते चलते आप सभी को ढेर सारी स्वस्थ रहने के लिए
आशीर्वाद, ढेर सारी आशीर्वाद आपको देते हैं कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है।